गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आयुष एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विलियम वर्ड्सवर्थ के बायोग्राफी को, उनके मेजर वर्क्स को, एंड मैंने आपसे कहा था कि टुडे आई विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रीफेस टू द लिटिल बैलेंस। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हम प्रीफेस की बात करते हैं तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस आई का प्रीफेस ऐड हुआ था 1800। इट वाज द सेकेंड पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेंस। तो फर्स्ट कब हुआ? फर्स्ट हुआ था 1798, second was 1802, 1800, third was 1802 and the next one was 1805। ठीक है, तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस ऐड हुआ 1800। ठीक, तो ये वही है सेकेंड पब्लिकेशन। ठीक है, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस, तो ये जो है इसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेंस कहा जाता है मैनिफेस्टो। और मैनिफेस्टो मैंने वर्ड लिखा है, ठीक है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है अ डॉक्यूमेंट, या फिर मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। ठीक है, मैनिफेस्टो को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। ठीक, तो ये है मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म। ठीक है, इंग्लिश रोमांटिसिज्म का ये मैनिफेस्टो मतलब घोषणा पत्र। इसको आप कह सकते हो कि अ डॉक्यूमेंट पब्लिकली डिक्लेयरिंग द पोजीशन और द प्रोग्रेस ऑफ इट्स इश्यूअर। ठीक है, मैनिफेस्टो को इंग्लिश में आप ऐसे डिफाइन करोगे और हिंदी में इसे बोलते हैं घोषणा पत्र। आपको पता होगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये हमेशा चुनाव से पहले कुछ मैनिफेस्टोज निकालती हैं कि भाई हम जीतने के बाद ये करेंगे, वो करेंगे, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये आपकी हो जाती है घोषणा पत्र कि वो घोषणा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्टो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये होता है वोटिंग से पहले। तो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस में जो मैनिफेस्टो है वो विलियम से वर्ड्सवर्थ ने किया था। ठीक है, अब एक और चीज, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस जो है इसे आप कह सकते हैं स्टार्टिंग ऑफ रोमांटिसिज्म। ठीक है, रोमांटिसिज्म के शुरुआत के तौर पे प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेंस को लिया जाता है। अब हम जब ये बात कर रहे हैं तो एक चीज और समझ में आती है कि लिरिकल बैलेंस है क्या। तो लिरिकल बैलेंस जो है वो लिखी गई है वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिजवर्थ। ठीक है, कॉलरिज कौन है? एसटी कॉलरिज है, सैमुअल टायलर कॉलरिज। तो जब ये है वर्ड जो है वो वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज की है, ये इन दोनों लोगों ने कोलैबोरेट किया था लिखने के लिए। ठीक है, कोलैबोरेट टू राइट लिरिकल बैलेंस, जो आई है आपकी 1798 में। ठीक, नाउ बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ ने जब प्रीफेस आया तो उन्होंने कहा था कि जो फर्स्ट एडिशन आई, जो 1798 में पहली बार लिरिकल बैलेंस आया, इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट। वो एक्सपेरिमेंट था विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलरिज का। भाई एक्सपेरिमेंट किस चीज पे? इट वॉज एन एक्सपेरिमेंट
अबाउट द पोएट्री, ठीक है, पोएट्री के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट था। वाई? बिकॉज before William Words's lyrical ballads, there are the poetries or the poets who used to write poetries in neoclassical form, ठीक है, neoclassical form में पोएट्रीज लिखी जाती थी पहले। तो उसी को लेके इन्होंने लिरिकल बैलेड लिखी थी, जो कि एक्सपेरिमेंट था और इसे बहुत ज़्यादा ही सराहा गया, ठीक है, बहुत ज़्यादा सराहना मिली, प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड को सपोर्ट भी मिला। क्यों मिला? देयर वाज अ रीज़न, बिकॉज जो आपके नियो क्लासिकल, नाउ बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग आई वांट टू से दैट द पोएट्स ऑफ नियो क्लासिकल एज, आपको पता होगा, आई थिंक एवरीबडी नोज दैट who used to study English literature, that the neoclassical poets used to imitate the works of classical poetry, ठीक है, क्लासिकल पोएट्री को लेके इमिटेशन हुआ करती थी नियोक्लासिकल एज में। हुआ क्या? और कौन सी क्लासिकल पोएट्रीज? ग्रीक पोएट्रीज और लैटिन पोएट्रीज के ऊपर जो है इमिटेशन हुआ करती थी। तो हुआ ये कि भाई विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलेज ने कहा कि भाई हमें कोई चीज़ इमिटेट नहीं करनी, हमें किसी चीज़ की नकल नहीं करनी, हम अपनी चीज़ें खुद से अपने हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि नियो क्लासिकल एज में जो पोएट्रीज लिखी जाती थी उसमें वर्ड्स जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हुआ करते थे, हाई वोकैब होती थी, इतनी हाई कि जो इंसान पढ़ा लिखा है, जिसे उतनी नॉलेज है, सिर्फ वही इंसान उस चीज़ को समझ सकता था। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ऐसी पोइट्री लिखने का क्या ही फायदा है जब सभी लोग उसका मतलब समझ ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि हम पोइट्री ऐसी लिखेंगे जो कि नॉर्मल लोगों की भाषा में हो, कि अगर कोई पोइट्री पढ़े तो नॉर्मल इंसान जिसे बहुत ज़्यादा हाई फाई इंग्लिश नहीं आती, जिसकी वोकैबुलरी इतनी अच्छी नहीं है, वो भी उसका मतलब समझ सके, ठीक है। तो ये उनके एक्सपेरिमेंट ही रोट इन मैन टू मैन लैंग्वेज, कॉमन मैन्स लैंग्वेज, ही यूज्ड टू राइट हिज पोएम्स। तो ये उन्हीं का एक्सपेरिमेंट था कि भाई कॉमन मैन की लैंग्वेज में हम लिखेंगे, ठीक है, कॉमन मैन की लैंग्वेज में हम अपनी पोएट्री लिखेंगे और उस तक पहुंचाएंगे ताकि हर कोई उसको समझ सके। न्यू क्लासिकल पोएट्री में एक नेगेटिविटी और थी। क्या थी? कि न्यू क्लासिकल के जो पोएट्स थे वो पोएट्री लिखा करते थे आपके हीरोज के ऊपर, किंग्स के ऊपर, गॉड्स के ऊपर, मैथोलॉजी के ऊपर, सोशल इश्यूज के ऊपर। लेकिन इन सारी चीज़ों में पोएट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, पोएट के क्या इमोशंस हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है, उसके लिए वो चीज़ें कितनी इम्पोर्टेंट है, उससे कोई फर्क नहीं होता था। और ये चीज़ नॉर्मल है दैट इफ देयर इज नो फीलिंग एंड नो इमोशन इज इन्वॉल्व, देयर विल बी नो क्रिएटिविटी। बिना इमोशन के, बिना अपने क्या बोलते हो आप उसको, बोलते हैं ना, जिसमें आपकी इमोशन इन्वॉल्व हो, आपकी सृजनात्मकता तब तक नहीं आती जब तक उसमें आपके इमोशन इन्वॉल्व ना हो। क्रिएटिविटी नोन एज सृजनात्मकता इन हिंदी, ठीक है। तो वो तब तक नहीं हो सकती जब तक आप में इमोशन ना हो। तो नियो क्लासिकल एज में, नियो क्लासिकल जो एज था इसमें इमोशन नहीं हो, पोएट के इमोशन की वैल्यू नहीं होती थी। पोएट की जो इमोशन है उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, ठीक है। पोएट्स इमोशन वाज नॉट वैल्यूएबल, ठीक है। उनमें से बातें होती थी कि हीरो हीरोइंस की बात हो गई, आपके किंग क्वींस की बात हो गई, ठीक है, आपके ड्यूक्स की बात हो गई, पर उसमें पोएट क्या फील करता है उसकी इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं थी। दैट इज व्हाई लिरिकल बैलेड इज नोन एज
you know, good. न्यू क्लासिकल एज में जो पोएट्री लिखी जा रही थी और अचानक से भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, ठीक है। 1798 में आई आपकी लिरिकल बैलेट पहली बार, ठीक है। लिरिकल बैलेट आई 1798 में। 1789 में हुआ था आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ आपका 1798 में। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था तो उसमें रिवोल्ट हुआ था, ठीक है। इट वॉज अ रिवोल्टिंग स्टेज, रिवोल्ट्स हो रहे थे हर चीज को लेके। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा कि जब हर जगह रिवोल्ट है, हर जगह किसी ना किसी चीज को लेके रिवोल्ट किया जा रहा है, तो क्यों पोएट्री में क्यों रिवोल्ट नहीं हो सकता? हम भी तो कर सकते हैं ना रिवोल्ट, हम पोएट्स हैं, हम भी तो कर सकते हैं ना। हर कोई अगर कर रहा है, हर किसी को नई चीज चाहिए, पुरानी दास्तां से हर किसी को मुक्त होना है, तो हमारी पोएट्री भी तो सदियों से एकदम दबी हुई है। Everyone is imitating the classical poetry, हर कोई क्लासिकल पोएट्री ही लिखे जा रहा है, बस उसका रूप बदल दे रहा है, मटेरियल वही है, तो पुरानी चीज को नए पैकेट में बेचा जा रहा है। तो वो चीज उन्होंने कहा कि जब सब चेंज हो रहा है, हर जगह पे चेंजेस हैं, तो पोएट्री में, हमारे लिटरेचर में चेंजेस क्यों नहीं? तो यही वजह था दैट इट विल डिक्लेयर अ ब्रेकिंग अवे, ठीक है। प्रीफेस डिक्लेयर ब्रेकिंग अवे व्हाट, क्या क्या ये ब्रेक कर रहा था? ब्रेक अवे द फॉर्म ऑफ नियो क्लासिकल पोएट्री। नियो क्लासिकल एक पोएट्री के जो फॉर्म्स थे, उसे जो है उसको ब्रेक करने के लिए जो डिक्लेरेशन था वो था आपका लिरिकल बैलेट, ठीक है। पहले जो पोएट्री लिखी जाती थी नियो क्लासिकल एज में, उसमें मीटर्स होते थे, ठीक है, बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे लिखने के। हर चीज पे आपके वर्ड्स जो हैं वो हाई फाई होने चाहिए, ठीक है। जो मीटर्स आप यूज कर रहे हैं वो आपके हाई फाई होने चाहिए। जो भी चीज आप कर रहे हैं, जो भी चीज इंक्लूड कर रहे हैं उसे, उन सब की अपनी एक अलग वेरिएशन होनी चाहिए, ठीक है। उन सारी चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे। पोएट के इमोशन इन्वॉल्व करते ही नहीं, पोएट के इमोशन से कोई मतलब नहीं, मतलब चीज़ से है कि जो वर्ड हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, लिखे जो चीज़ें जाएंगी, जो बेस है वो या तो किंग होगा, क्वीन होगा, गॉड होंगे, या किसी मैथोलॉजी पे या फिर सोशल प्रॉब्लम्स होगा। तो विलियम शेक्सपियर ने कहा कि भाई क्यों हर बार हमको एक सोशल प्रॉब्लम पे ही डिस्कस क्यों करना है, या हर बार सिर्फ मैथोलॉजी पे, गॉड्स पे, किंग और क्वींस पे ही क्यों लिखा जाए, हीरो हीरोइंस पे क्यों लिखा जाए। नॉर्मली हमारे लिए जो हम फील करते हैं उस पर भी तो चीज़ें लिख सकते हैं ना। एक पोएट के इमोशन की भी तो वैल्यू होनी चाहिए, वो क्यों नहीं? ज़रूरी है हर चीज़ को इतने स्ट्रिक्ट रूल्स के साथ रखा जाए। He said that we should have the liberty to write poems according to the poet's emotion। पोएट के इमोशन के हिसाब से पोएम लिखी जानी चाहिए। दूसरी चीज, पोएट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको मीटर यूज करने हैं कि नहीं करने। उसे कोई
जितने भी फॉर्म्स हैं, पोएट्रिक फॉर्म्स हैं, उनका यूज़ करना है कि नहीं करना है, इस टोटली डिपेंड्स ऑन पोएट। उसको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कहाँ लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन हिम। पहले क्या था कि अगर आपके जितने भी थीम्स हैं, अगर उसमें पोएटिक फॉर्म सही नहीं है, उसमें मीटर्स सही नहीं है, उसके वेरिएबल्स सही नहीं है, तो वो चीज़ें पोएट्री नहीं मानी जाती थी। ठीक है, वेरिएबल्स वगैरह सही नहीं है, उसकी सिस्टमेटिक नहीं है अकॉर्डिंग टू न्यू जो थीम है, जो स्टाइल है न्यू क्लासिकल की, तो उस चीज़ को पोएट्री नहीं मानी जाती थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि क्यों इमोशन अंदर से आते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो इमोशन आ रहे हैं उसमें आपके मीटर फॉर्म्स लिखे जा सके, उन मीटर्स फॉर्म्स को इंक्लूड किया जा सके। ठीक है, सो दैट इज वाई प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट वाज अ रिवोल्यूशनरी थिंग इन पोएट्री। ठीक, विलियम वर्ड्सवर्थ said that the a new kind of poetry would be written in the real language of men. Real language of men. What was real language? Real language is in the common language. Common language which is used by कॉमन मैन। कॉमन मैन के द्वारा जो सामान्य भाषा इस्तेमाल की जाती है, उसी चीज में पोएट्री लिखी जानी चाहिए। ठीक, Wordsworth will set the new Wordsworth will set the new set out the new rules of poetry। ठीक, और वो जो पोएट्री के रूल्स थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ के आइडियोलॉजी पे, जिन्हें वो सही समझते थे, और उनकी आइडियोलॉजी जो है वो सिर्फ कुछ पॉइंट्स पे निर्भर करती थी। His ideology includes first was feelings। न्यू क्लासिकल में पोएट के फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं होती थी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाई एक पोएट के इमोशन का इसकी पोएट्री में बहुत बड़ा रोल होता है। दैट इफ यू वांट टू क्रिएट समथिंग यू हैव टू you need to have that kind of emotion in yourself। आपके अंदर वो इमोशन होना चाहिए जिसकी वजह से आप क्रिएटिविटी कर सको, इनोवेशन आप कर सको। वो आप कब कर सकोगे? जब आपके अंदर वो इमोशंस होंगे। इमिटेशन हो रही थी न्यू क्लासिकल एज में, न्यू क्लासिकल के जो थे पोएट्स वो अपना उसी थीम पे लिखे जा रहे हैं, तो उसमें क्रिएटिविटी नहीं थी। ठीक है, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि नहीं, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी जो होगी वो बिलोंग करती है फीलिंग्स के साथ, वो बिना फीलिंग के आपकी क्रिएटिविटी नहीं हो सकती। दूसरी चीज जो थी वो थी इमेजिनेशन। बिना कल्पना के कोई पोएट्री नहीं है। पोएट्री काल्पनिक होती है। ठीक है, आपके इमेजिनेशन का मतलब हो गया कल्पना, तो इमेजिनेशन के बगैर कोई पोएट्री नहीं होती। तो पोएट, उन्होंने कहा कि भाई पोएट की फीलिंग्स, उसके इमेजिनेशन, उसके पॉइंट ऑफ व्यू, उसके थॉट्स इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप पोएम लिखना चाहते हो तो वो पोएट के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए कि वो क्या लिखना चाहता है, वो क्या समझाना चाहता है, वो क्या खुद समझना चाहता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं पोएट्री लिखते समय या फिर कोई भी क्रिएटिविटी करते समय। ठीक है, तीसरी चीज़ है
तो इस पे उनका सेंस था कि एक पोएट को ये फ्रीडम होना चाहिए कि उसको क्या लिखना है, उसको क्या नहीं लिखना है। ठीक है, अगर वो दुखी है तो वो दुखी मूड, अगर वो ही इज इन सैड मूड ही विल राइट सैड पोएट्री और समथिंग दैट एक्सप्लेन्स हिज पेन और हिज इमोशन वेरी वेल। आप दुखी हो तो आप वो चीज़ लिखोगे जिससे आपके दर्द बयां हो जाए। ठीक है, आप खुश हो तो आप ऐसी चीज़ें लिखोगे जिससे सामने वाले को भी पता चल जाए कि आप बहुत खुश हो। तो जो पोएट है उसके पास वो फ्रीडम होना चाहिए कि उसको क्या लिखना है, उसको क्या नहीं लिखना है, उसको किस दायरे में लिखना है, उसको किस दायरे में नहीं लिखना है, उसको मीटर्स यूज करने हैं कि नहीं करने हैं, उसको क्या काम करना है क्या नहीं करना, उसको ऐड करना है तो कोई चीज़ ऐड करनी है कि नहीं करनी, उसको कोई चीज़ छोड़नी है कि नहीं छोड़नी। वो सारी चीज़ें जो फ्रीडम होनी चाहिए वो एक पोएट के लिए इसेंशियल होता है, वो इसेंशियल है पोएट्री के लिए भी। ठीक है, तो वो चीज़ें उसके पास होनी चाहिए। ठीक है, और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो फीलिंग्स का क्या है, तो फीलिंग्स को पहले डिस्कस करें। फीलिंग क्या होगी? फीलिंग आपकी हो गई कि न्यू क्लासिकल पोइट्री देयर वाज ओनली इमिटेशन ऑफ क्लासिकल पोइट्स। मैंने आपसे बताया ना कि न्यू क्लासिकल एज में क्या था, न्यू क्लासिकल पोइट्री क्या थी कि न्यू क्लासिकल जो पोइट थे वो सिर्फ इमिटेट करते थे, दोहरा चढ़ा के बढ़ा चढ़ा के एक ही चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखना। ठीक है, ये न्यू क्लासिकल एज में होता था। और वो जो पोइट्री लिखी जाती थी वो लिखी जाती थी ग्रीक और लैटिन की पोइट्रीज को इमिटेट करके। ठीक है, इमिटेशन होती थी ग्रीक और लैटिन की। दे ओनली रोट अबाउट किंग, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ किंग क्वींस के लिए लिखते थे, तो इसमें पोएट की फीलिंग की कोई वैल्यू रखी नहीं गई। ठीक है, उनके लिए था कि भाई जो आपके किंग है, जो आपकी क्वीन है, उन्हीं की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, पोएट की फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, इमेजिनेशन आपका हो गया कि न्यू क्लासिकल में जैसे इमिटेट करते थे तो उसमें इमेजिनेशन नहीं थी। तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि मेरी पोएट्री जो है, मेरी जो पोएट्री है उसमें इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। इमेजिनेशन कैसे? इमेजिनेशन फॉर एग्जाम्पल आप वर्ड्सवर्थ की पोएट्री लेते हो तो उसमें एक आपको इमेजिनेटिव गर्ल मिल जाती है, कहीं पे वो है लूसी। ठीक है, लूसिया एक इमेजिनरी है, उन्होंने पोएट्रीज लिखी हैं इमेजिनेशन पे। ठीक है, इमेजिन कर रहा है वो हर चीज को। तो इमेजिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट इसेंशियल टॉपिक है आपके पोएट्री की। ठीक है, उसके बाद आ गई फ्रीडम। तो भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ तो एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ के पास ये आइडिया आ गया कि भाई लिरिकल बैलेड लिखते हैं। ठीक है, अब फ्रीडम कहाँ से मिली? फ्रीडम की बात पे आ जाए तो भाई जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तो एसटी कॉलेज और वर्ड्सवर्थ ने सोचा कि भाई अब चल के कुछ नया ट्राई करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो हम लिरिकल बैलेड लिखते हैं। ठीक यार, उसके वो हुआ क्या कि भाई लिरिकल बैलेड का इन्होंने सोच तो लिया। क्यों सोचा? बिकॉज देयर वॉज एन इन्वायरमेंट। ठीक है, देयर वॉज एन फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया था, एक ऐसा वातावरण बन गया था। ठीक है, there was an environment which was against monarchy। ठीक है, वो जो इन्वायरमेंट बना था वो मोनार्की के अगेंस्ट जा रहा था। ठीक है, मोनार्की के अगेंस्ट वो चीज जा रही थी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ और एसटी कॉलेज ने कहा कि भाई जब हर जगह हो रहा है, हर जगह रेवोल्यूशन है, देन व्हाई नॉट इन पोएट्री एज वेल? पोएट्री में भी क्यों नहीं? तो उनको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए, कि वो स्वतंत्रता उनको मिलनी चाहिए। He said that the liberty and freedom is the essential right of human। फ्रीडम के साथ साथ आप लाइबिलिटी भी कह सकते हो, लाइबिलिटी भी कह सकते हो। Liberty and freedom is the essential quality of human and it is his essential quality because without freedom and liberty there will not any kind of creativity। ठीक है, वजह भाई अगर आपको कुछ सोचने की क्षमता नहीं दी जाए, आपको कुछ सोचने में की आपको आज़ादी नहीं दी जाए,
तो आप जब सोचोगे नहीं तो क्रिएटिविटी होगी, सीधी सी बात है कि बिना सोच के, बिना इमेजिनेशन के, बिना स्वतंत्रता के कोई भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो वही चीज विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि भाई फ्रीडम और या फिर लाइबिलिटी जो है इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है। और यही वजह है कि ये जो पार्ट है यही इसेंशियल पार्ट है, फ्रीडम ही इसेंशियल पार्ट है रोमांटिसिज्म का। रोमांटिसिज्म जो एज है उसमें क्या है, रोमांटिसिज्म जो एज है उसमें पोएट्स की इमोशंस की भी वैल्यू है, ठीक है। पोएट्स ने वो लिखा है जो उन्होंने महसूस किया। He wrote all the things, all the emotions, his imagination, his emotion. Like if a poet is feeling love, he wrote love. He wrote about love. He wrote about hatred. ठीक है, तो वो पोएट के ऊपर था कि उसको क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, वो उसकी लाइबिलिटी होती है। तो रोमांटिसिज्म का जो फ्रीडम है वो बहुत ही ज्यादा इसेंशियल पॉइंट था, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों से हम ये समझ गए, इन सारी चीज़ों पे जब भी हमने डिस्कस किया तो हमें ये चीज़ एकदम कंफर्म हो गई कि जो प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेट है वो जो है रोमांटिसिज्म के पास जाने का एकमात्र रास्ता था जिसने रोमांटिसिज्म के लिए गेट खोले, ठीक है। बिकॉज न्योक्लासिकल पोएट्री, देयर वाज न्योक्लासिकल पोएट्स हु यूज्ड टू इमिटेट classical poets like Homer, like okay, and when Wordsworth and S.T. Coleridge decided to write lyrical ballad, they made a revolution towards poetry, and that is what preface to the lyrical ballad is. So today's topic is end here. In next topic, in next video, we will discuss about our next poet. Thank you.